नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। बंगाल में लापता कानून का शासन। अगर ममता कह देती कि मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ वह स्वीकार्य नहीं, तो उनकी इतनी फजीहत शायद नहीं होती। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अंदर एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के खिलाफ हुई बर्बरता ने समाज के हर वर्ग को उत्तेजित किया है। ये बहुत स्वाभाविक भी है। इसके विपरीत इसमें स्वयं अस्पताल प्रशासन की भूमिका और पुलिस प्रशासन से लेकर बंगाल सरकार के व्यवहार ने लोगों में भय पैदा किया है। सत्ता से जुड़ा कोई भी पक्ष पीड़िता के न्याय के लिए खड़ा होता नहीं दिख रहा है। अस्पताल से लेकर सत्ता की संपूर्ण कोशिश में न्याय की गुंजाइश खत्म करने तथा न्याय की मांग करने वालों को धौंस धमकी देने की ही रही। अस्पताल में करीब 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद महिला डॉक्टर वहां सो रही थी और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी जाए तो अस्पताल प्रशासन की पहली भूमिका क्या होना चाहिए? साफ है, पुलिस को तुरंत सूचित करना चाहिए, मामला दर्ज कराना चाहिए तथा परिवार को सही जानकारी देकर उन्हें अस्पताल बुलाना और उनके साथ खड़े रहना चाहिए। पर आरोप है कि कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने उसके उलट कुछ लोगों के साथ मिलकर इसे आत्महत्या साबित करने, परिवार को काफ़ी समय बाद झूठी जानकारी देने और डॉक्टरों की टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी देकर पूरे मामले को खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। डॉक्टर के माता पिता को आज तक नहीं पता कि बेटी की आत्महत्या करने का फोन किसने किया था। अस्पताल में आने के बाद शव देखने के लिए उन्हें 3 घंटे से ज़्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ी और एक व्यक्ति पीठ पर हाथ रखने के लिए बोला तक नहीं। उनकी क्या दशा हुई होगी बिना प्राथमिकी के पोस्टमार्टम करना और फिर अपने नियंत्रण में शव दहन कर देने को मिलाकर देखें तो दुष्कर्म करने वालों से बड़ा अपराधी अस्पताल प्रशासन दिखेगा। पुलिस भी अस्पताल प्रशासन के निर्देशानुसार भूमिका निभाती रही, जबकि उसका पहला प्रश्न यही होना चाहिए कि आरंभ में हमें सूचना क्यों नहीं दी, पोस्टमार्टम के बाद प्राथमिकी क्यों लिखवा रहे हैं। इसके उलट पुलिस विभाग घटना को रफा दफा करने में लगा रहा। स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना का विरोध करने वालों के विरुद्ध मोर्चाबंदी की। उन्होंने सारी समस्या की जड़ राम और वाम यानी भाजपा और वामपंथी दलों को बता दिया। इसके कुछ राज्यसभा सदस्यों ने घटना की आलोचना करते हुए कुछ प्रश्न उठाए तो उन्हें भी सत्ता के दबाव का सामना करना पड़ा। इस तरह चारों तरफ डर का माहौल बनाया गया ताकि कोई विरोध करने का साहस ही ना कर सके। ममता बनर्जी का सड़क पर उतरना उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और प्रशासन के लिए सीधा संदेश था कि विरोध करने वाले बंगाल में उथल पुथल मचाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें हर हाल में रोका जाए। करीब 30% मुसलमानों के लिए भी संदेश था कि खतरा तुम पर भी है। परिणाम स्वरूप शहर से गांव तक उनके लोग सक्रिय होकर ऐसा वातावरण बनाते रहे कि कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो। अभी दूर दराज से समाचार आना शेष है। कितने लोगों को सरकारी तंत्र का कोप झेलना पड़ा। ऐसे जघन्य और विभत्स कांड पर किसी सरकार का ऐसा व्यवहार कल्पना से परे है। आरजीकर अस्पताल के बाहर न्याय के लिए धरना दे रहे डॉक्टरों पर हिंसक हमले हुए और अस्पताल में भी तोड़फोड़ हुई। किसी भी न्याय संगत लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन या आंदोलन को सुरक्षा देने का दायित्व पुलिस प्रशासन का होता है, लेकिन बंगाल पुलिस ने ऐसा नहीं किया। धरना देने वालों के खिलाफ हिंसा होना यही संकेत है कि कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं रहा। जब मुख्यमंत्री ही घटना की संवेदनशीलता को स्वीकार कर मृतका के परिवार के साथ खड़े होने और न्याय दिलाने के लिए कदम उठाने की जगह विरोधियों के विरुद्ध सड़कों पर उतर जाए तो यही होता है।
तब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लेकर बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया और मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। तब मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 90% जांच पूरी कर ली है, इसलिए सीबीआई को 2 दिनों में मामला पूरा कर देना चाहिए। उन्होंने 4 दिन के अंदर दोषी को फांसी देने तक की भी मांग कर दी। फिर मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचने पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ 21 अधिवक्ता सरकार की ओर से खड़े कर दिए गए। उनकी एक दिन की फीस कितनी होगी आप और आम जनता ये समझ ले। इसकी कल्पना कीजिए, आखिर वकीलों की टीम क्यों खड़ी हो रही है? क्या मृतका और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने या फिर सरकार के हर व्यवहार की रक्षा करने के लिए? आखिर हमारी न्याय व्यवस्था कहाँ जा रही है? हमारे पढ़े लिखे लोग जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वो सरकार के पक्ष में वकालत करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मृतका और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने या फिर सरकार के हर व्यवहार की रक्षा करने के लिए? अगर ममता सरकार एक शपथ पत्र उच्चतम न्यायालय में डाल देती कि जो कुछ हुआ वह सरकार को स्वीकार्य नहीं है और न्यायालय जो निर्देश देगा उसका पालन करते हुए सरकार न्याय दिलाने और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए हर संभव कदम उठाएगी, तो वकीलों की इतनी बड़ी फौज खड़ी नहीं करनी पड़ती। सूत्रों के हवाले से यह भी पता लगा है कि सरकार की ओर से 11 महिलाएं भी पीड़िता के विरोध में कोर्ट में खड़ी हैं। आखिर ये क्या न्याय प्रणाली है कि औरत ही औरत का दर्द नहीं समझती? क्या वास्तव में पैसा ही सब कुछ हो गया है? अभी तक की छानबीन से आरजीकर अस्पताल में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार और अपराध के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। जिस संजय राय पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप है वह सिविल वॉलंटियर है, जिसे ममता बनर्जी ने 2011 में शासन में आने के बाद स्थापित किया था। ये वैसे ही है जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सिविल डिफेंस बनाया। सिविल वॉलंटियर पार्टी के लोग माने जाते हैं, तभी तो अस्पताल के अंदर उनकी इतनी बड़ी हैसियत थी। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि एक समय अपनी ईमानदारी और संघर्ष के लिए जाने वाले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के तंत्र की प्रमुख बन गई है और पूरा बंगाल उनके शिकंजे में है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या? क्या इतनी बड़ी घटना देश में हुई? क्या केंद्र सरकार कटघरे से बाहर खड़ी हो सकती है? जिसके शासन में ऐसे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो जाएं और सरकार अब तक सरकारी तंत्र कार्य करता रहे, तो क्या केंद्र सरकार को डूब मरना नहीं चाहिए? तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।